स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष पर, जो बीएससी के स्टूडेंट्स और एस्पायरिंग स्कॉलर्स के लिए ज्ञान और सफलता का एक अनोखा साथी है। हाय एवरीवन, वेलकम टू विज्ञान वृक्ष। तो हम लोगों ने गैसियस स्टेट का टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें हमने लास्ट क्लास में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ा था, उसके पोस्टुलेट्स पढ़े थे। ठीक है ना। आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, डेरिवेशन करने वाले हैं। किस चीज़ का? डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक गैस इक्वेशन। मतलब एक हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे, एक जनरेट करेंगे जो कि प्रेशर के टर्म में होगी, जिसे हमने काइनेटिक गैस इक्वेशन बोल रखा है, उसी का डेरिवेशन करने वाले हैं। ठीक है। तो उससे पहले एक चीज़ देख लेते हैं कि ये हम जो डेरिवेशन करने वाले हैं वो कैसे प्रोसीड करेंगे, क्योंकि उसका प्रोसीजर थोड़ा सा बड़ा है। देखो, जो ये काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैस है, काइनेटिक गैस इक्वेशन है, ठीक है। काइनेटिक गैस इक्वेशन, ठीक है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम प्रेशर कैलकुलेट करेंगे। प्रेशर, कौन सा प्रेशर? देखो, हमने लास्ट क्लास में जब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ा था, तो हमने उसमें क्या देखा था कि हमारे पास एक बीकर है, ठीक है। उस बीकर में हमने गैस, कोई एक गैस ले ली है। तो हमने कहा था कि वो जो गैस है वो स्मॉल पार्टिकल से मिलकर के बनी हुई होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। और ये मॉलिक्यूल्स या ये जो गैस है, ये जो भी कंटेनर है, उनकी वॉल्स पे एक प्रेशर एक्सर्ट करती है। तो हम उसी प्रेशर को निकालना चाह रहे हैं, और जो भी उससे इक्वेशन बनेगी, वो जो प्रेशर की इक्वेशन बनेगी, उसे हम क्या बोलेंगे, काइनेटिक गैस इक्वेशन बोलेंगे। अब वो प्रेशर तक हम पहुंचेंगे कैसे, वो चीज़ देखते हैं। देखो, प्रेशर जो होता है प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट इज F बाई ए, ठीक है। और F क्या होता है, A तो चलो हमें पता है, जो भी हमने वेसल ले रखा है उसका एरिया होगा। पर फोर्स कैसे निकालेंगे? फोर्स हम यहाँ पर निकालेंगे ड्यू टू इक्वल टू dP बाई dt। और ये dP क्या है? dP है चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। तो अगर अपन को चेंज इन मोमेंटम पता चल जाएगा जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उन सब का, तो हम वहां से क्या निकाल लेंगे, F निकाल लेंगे, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम से, और उसी F को A से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास प्रेशर आ जाएगा। तो सीन क्या चल रहा है कि अपने पास एक बीकर है, उस बीकर में हमने कोई गैस भर रखी है, ठीक है। और उस गैस, वो जो गैस है वो उनकी वॉल्स पे कुछ ना कुछ प्रेशर एक्सर्ट करेगी। तो ये जो काइनेटिक गैस इक्वेशन है, ये उसी प्रेशर को कैलकुलेट करती है, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, क्योंकि हमें पता है जो गैस होती है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स से मिलकर के बनी हुई होती है, जिसे हम मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। तो वो सारे मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते रहते हैं, उनके पास, हमने पढ़ा था, डिफरेंट वेलोसिटी से डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव करते हैं, तो जिसकी वजह से उनमें कोलिजन्स होती रहती हैं, ठीक है। तो अगर हम क्या देख लें कि जो चेंज इन मोमेंटम आया है, उनमें वही पर यूनिट टाइम जो हो जाएगा फोर्स को दे देगा, और फोर्स पर यूनिट एरिया जो होगा वो प्रेशर को दे देगा। तो ऐसे हम ये पूरा डेरिवेशन को प्रोसीड करेंगे। मतलब एक इतने, जैसे हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उस गैस के, तो अब हर एक को तो लेके चल नहीं सकते, इसलिए हमने क्या किया, किसी एक मॉलिक्यूल को कंसीडर कर लिया, उसकी वेलोसिटी कंसीडर कर ली, उसमें डीपी देख लिया, मतलब उसमें चेंज इन मोमेंटम देख लिया। सिमिलरली फिर ऐसे ही सारे मॉलिक्यूल्स के लिए होगा, ठीक है। तो एक को कंसीडर किया, फिर बाकी सारे एन मॉलिक्यूल्स को उसी टर्म्स में जनरलाइज कर दिया, तो डीपी आ जाएगा हमारे पास टोटल एन मॉलिक्यूल्स की वजह से। उसी को dP बाई dt, मतलब उसका जो चेंज पर यूनिट टाइम आ जाएगा वो फोर्स दे देगा, और उसे कंटेनर का जो भी एरिया होगा उससे डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास प्रेशर आ जाएगा। ऐसे हम करेंगे इसका डेरिवेशन। तो चलिए, पहले तो जो थ्योरी आगे दे रखी है वो पढ़ लेते हैं, जिसमें हमने एक डायग्राम बना रखा है। ये हमारे पास कोई एक वेसल है, क्यूबिकल वेसल है, जिसका वॉल्यूम V है, और इसकी जो साइड्स हैं, इनकी लेंथ क्या है, L है। इसी में आपने कोई गैस फिल कर रखी है, ठीक है। उसके n मॉलिक्यूल्स हैं, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गैस के कितने, स्मॉल n। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गैस के कितने, स्मॉल n। और जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, हर एक मॉलिक्यूल का मास क्या है, m। क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो भी हमारे पास गैस होती है वो नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल से मिलकर के बनी हुई होती है, जिसे हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं, और उन मॉलिक्यूल्स का मास और साइज सेम रहता है। तो हर एक मॉलिक्यूल का मास क्या है, स्मॉल m है,
ठीक है, और लेंथ ऑफ ईच साइड, वो जो क्यूब दे रखी है उसकी हर एक साइड की लेंथ कितनी है, L सेंटीमीटर है। तो अभी हमने क्या कंसीडर किया, क्योंकि हमने बताया कि जो हमारे पास गैस है उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, स्मॉल एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। तो अब हम इन सबको तो लेके चल नहीं सकते, तो हमने एक मॉलिक्यूल को कंसीडर कर लिया, उसकी वेलोसिटी हमने किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में v1 कंसीडर कर ली। अब v1 है तो यूनिट आपको पता है सेंटीमीटर पर सेकेंड, v1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये हमने एक कोई मॉलिक्यूल की स्पीड कंसीडर कर ली, उसकी वेलोसिटी देख दी। उसके बाद किसी भी डायरेक्शन में, उसके बाद उसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं, क्योंकि उसके पास पॉसिबिलिटी है कि वो x में भी जा सकता है, मोशन दिखा सकता है, x डायरेक्शन में भी, y डायरेक्शन में भी और z डायरेक्शन में भी, ठीक है, तो तीनों डायरेक्शन में दिखा सकता है। फिर हमने क्या किया कि इन तीनों डायरेक्शन को ना लेकर के किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दैट इज vx में कंसीडर कर लिया कि मॉलिक्यूल vx डायरेक्शन में मोशन दिखा रहा है, मतलब ऐसे ऐसे चल रहा है, ठीक है। तो वो ए फेस से, जो आपका ये क्यूब में दिखाया गया, ए फेस से भी टकरा सकता है, ए फेस से भी कोलिजन दिखाएगा और बी फेस से भी कोलिजन दिखाएगा, ठीक है। तो हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, एक मॉलिक्यूल को vx डायरेक्शन में, मतलब x डायरेक्शन में कंसीडर करते हुए चल रहा है, फिर सारे मॉलिक्यूल्स को इसी टाइप से लिख देंगे n मॉलिक्यूल्स के लिए, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे, v1 सेंटीमीटर पर सेकेंड in any direction the velocity can be resolved into three mutually perpendicular component vx vy vz जो कि x y z के पैरेलल है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर उसकी वेलोसिटी v1 है दैट इज v1 स्क्वायर इक्वल्स टू जो भी उसके कंपोनेंट है vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर, इनके सम के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। इसे इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेते हैं। अब हमने क्या लिया कि ये तीनों डायरेक्शन में हम कंसीडर नहीं कर रहे, हमने ले लिया कि जो भी हमारे पास मॉलिक्यूल है वो सिर्फ vx डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। नाउ कंसीडर मॉलिक्यूल मूव्स इन x डायरेक्शन ओनली, डायरेक्शन ओनली, ठीक है। हमने सारे में ना लेकर के कि vy vz ना लेकर के, हमने अभी के लिए इस डेरिवेशन को थोड़ा सा इजी बनाने के लिए क्या कर दिया कि वो सिर्फ अभी हमने कंसीडर किया x डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है। अब हमें पहुंचना कहाँ तक है, प्रेशर तक। प्रेशर के लिए हमें पहले फोर्स निकालना पड़ेगा, तो फोर्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज इन मोमेंटम निकालना पड़ेगा। तो आपका पार्टिकल क्या कर रहा है, सपोज कर लो कि इस वाले फेस पे है, ठीक है, तो वो इधर जाएगा, टकराएगा, वापस आएगा, फिर टकराएगा, फिर वापस जाएगा, तो मतलब इस डायरेक्शन में, ऐसे एक्स डायरेक्शन में वो मोशन दिखा रहा है, ठीक है। तो ए पे, जो ये आपका ए फेज है, इस पे कोलिजन शो करने से पहले उसका मोमेंटम देखते हैं, बाद में मोमेंटम देखते हैं, उसका चेंज निकालते हैं, ठीक है। तो हम अभी क्या करने जा रहे हैं, हम मोमेंटम देखने जा रहे हैं, किसका, मॉलिक्यूल का। क्या देखने जा रहे हैं, मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल ड्यू टू कंपोनेंट, किसकी वजह से, vx की वजह से। मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल ड्यू टू कंपोनेंट vx, कब, जब वो a पे टकराने से पहले, बिफोर इट स्ट्राइक्स ऑन फेज ए, मतलब जब वो फेज ए पे कोलिजन शो करता है उससे पहले vx कंपोनेंट की वजह से मोमेंटम क्या होगा, इक्वल्स टू, वो कितना हो जाएगा, mvx, ठीक है। मतलब आपके पास जो भी गैस का मॉलिक्यूल है इसका अपना कुछ मास है, हमने पीछे देखा हर एक मॉलिक्यूल का कितना मास है, m है, और उसकी वेलोसिटी क्योंकि हमने vx डायरेक्शन में कंसीडर की है तो vx है, ठीक है। तो मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल ड्यू टू कंपोनेंट vx बिफोर इट स्ट्राइक्स ऑन फेज ए कितना हो गया, mvx। अब ये तो था स्ट्राइक करने से पहले, स्ट्राइक करने के बाद क्या होगा, स्ट्राइक किया उसके बाद वापस जाएगा, तो उस टाइम पे उसका मोमेंटम कितना होगा फिर से मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल वही ड्यू टू कंपोनेंट
वही वी एक्स ड्यू टू कॉम्पोनेंट वी एक्स। अब क्या हो जाएगा, आफ्टर इट स्ट्राइक्स या कोलाइड्स लिख सकते हो, आफ्टर इट स्ट्राइक्स ऑन फेज ए। ठीक है, अब क्या हो जाएगा देखो, एम माइनस ऑफ वी एक्स। ये चीज कहाँ से आई, देखो आपका जो पीछे करते हैं, जो आपका ये पार्टिकल था ये वी एक्स वेलोसिटी से आगे गया, फेज ए पे टकराया और फिर वापस हुआ। तो वेलोसिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन चेंज हुई, कितनी हो गई, माइनस वी एक्स हो गया। अब दोनों सेम क्यों ली, दोनों वेलोसिटी हमने सेम कंसीडर किया ना, तो ये क्यों ली, मतलब हमने इससे भी वी एक्स लिया और इससे माइनस वी एक्स लिया, सिर्फ साइन चेंज किया। क्यों, क्योंकि हमने जो भी पॉस्टुलेट्स पढ़े थे पीछे केटीजी के, जो भी हमने पॉस्टुलेट्स पढ़े थे उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो कोलिजन्स हो रही हैं वो कैसी हैं, इलास्टिक है, मतलब कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा। मतलब अगर वो वी एक्स वेलोसिटी से ए पे कोलाइड करता है, उसके बाद जो वापस जाता है तब भी उसकी वेलोसिटी वी एक्स ही रहती है, बट क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन चेंज हुई है, तो फिर इस बार हमने क्या लिख दिया, माइनस ऑफ वी एक्स लिख दिया, माइनस ऑफ वी एक्स हो गया। ठीक है, तो मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल ड्यू टू कॉम्पोनेंट वी एक्स की वजह से आफ्टर इट स्ट्राइक्स ऑन फेस ए क्या हो जाएगा, माइनस एम वी एक्स आ गया। अब अपन को क्या चाहिए, चेंज चाहिए, तो चेंज देख लेते हैं। नाउ change in momentum change in momentum due to component A क्या हो जाएगा, पहले कितना था आपके पास m, या तो इसे dp लिख लो, ठीक है ना, ड्यू टू कॉम्पोनेंट वी एक्स है, ड्यू टू कॉम्पोनेंट, ओके, ड्यू टू कॉम्पोनेंट वी एक्स, जिसे हमने क्या बोला, चेंज इन मोमेंटम है ना, तो डेल्टा पी, ये क्या हो जाएगा आपके पास, पहले कितना था, स्ट्राइक करने से पहले कितना था, एम वी एक्स था, ठीक है, स्ट्राइक करने के बाद कितना हो गया, माइनस एम वी एक्स हो गया, एम वी एक्स हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एम वी एक्स प्लस एम वी एक्स, दैट मीन्स 2mvx। ठीक है, ये तो डेल्टा पी आया है एक्स कंपोनेंट की वजह से, सही बात है। अभी जो आपकी कोलिजन्स हुई है, देखो अभी क्या हुआ, ये मॉलिक्यूल यहाँ पे था, पहली कोलिजन इसने यहाँ पे शो की, ठीक है, यहाँ पे पहली बार कोलाइड किया, उसके बाद वापस गया, फिर दोबारा आया, दोबारा से ये टक्कर हुई, ठीक है, ये यहाँ पे पहली टक्कर थी, उसके बाद ये गया वापस, तो दो टक्कर, एक पहला कोलिजन यहाँ पे हुआ, दूसरा कोलिजन यहाँ पे हुआ, तो इन दो कोलिजन्स के बीच में इसने कितनी डिस्टेंस कवर की देखना, यहाँ पे पहले था, इसके बाद वापस गया, तो एक एल ये हो गया, उसके बाद ये हो गया, यानी 2l हो गया। अलग से देखते हैं एक बारी, देखो ये था ना आपके पास ऐसे क्यूब था, ये आपका बी फेज है, ठीक है, ये बी फेज है और ये ए फेज है, ये आपका बी फेज है, ठीक है, और ये आपका ए फेज है। अभी आपका मॉलिक्यूल कहाँ पे है, कंसीडर कर लिया कि बी फेज में, यहाँ पे है, ठीक है, ये क्योंकि हमने कंसीडर किया कि ये सिर्फ एक्स डायरेक्शन में ही मूव कर सकता है, ये पहले इधर गया, कोलिजन की, फेज ए पे टकराया, उसके बाद वापस आया, तो ये कौन सी टक्कर थी, पहली थी, ठीक है, पहला कोलिजन था, और दोबारा से इससे टकराया, फिर यहाँ पे आया, तो ये हुआ आपका दूसरा कोलिजन। तो इन दो कोलिजन्स के बीच में उसने कितनी डिस्टेंस कवर की, देखो एक ये एल, उसके बाद दोबारा टकराने के लिए जाएगा तो दूसरी ये एल, मतलब दो कोलिजन्स के बीच में उसने कितनी डिस्टेंस चली, एल, एल दैट मीन्स 2l। ठीक है, तो क्या हो गया हमारे पास, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, यहां पे लिखते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड by molecule between two collision, between
टू कोलिजन, तो टू कोलिजन्स के बीच में उसने कितनी डिस्टेंस चली है, कोलिजन कितनी चली है, एक तो L पहली टक्कर के टाइम पे और फिर दोबारा में L, यानी 2L सेंटीमीटर। ठीक है, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए चेंज, मतलब dp/dt चाहिए ना। तो अभी टाइम निकाल लेते हैं, तो टाइम अकर्स between टू कोलिजन्स। टाइम अकर्स अच्छा नहीं लग रहा, टाइम टेकन सही है, टाइम टेकन between two collisions, time taken between two collisions। ठीक है, तो ये जो दो कोलिजन्स हुई हैं इनके बीच में टाइम कितना लिया गया होगा, टाइम का क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी। ठीक है, तो वो किस वेलोसिटी से टक्कर करने के लिए आ रहा था, vx वेलोसिटी से आ रहा था। तो ये चीज कितनी हो जाएगी, डेल्टा टी आपका कितना हो जाएगा, x की वजह से 2l आपकी डिस्टेंस थी और vx आपकी क्या थी, वेलोसिटी थी। ठीक है, तो दो चीजें हमने देखी यहाँ पे, कौन कौन सी, एक तो देखी ये px और एक देखी ये। सही है इतना। फिर से देखते हैं हमने क्या क्या किया। पहले हमने क्या किया, देखो पहले हमने क्या किया, हमारे पास ये कोई एक मॉलिक्यूल था, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, हमने सबको नहीं लेना, किसी एक मॉलिक्यूल को कंसीडर कर लिया। तो उसके पास पॉसिबिलिटी एक्स में भी जाने की थी, वाई में भी वो मोशन दिखा सकता था, जेड में भी दिखा सकता था। फिर से हमने छोटा किया कि हम वाई और जेड में नहीं दिखा रहा, सिर्फ एक्स डायरेक्शन में दिखा रहा है। तो उसमें ये इधर भी टकरा सकता है, फेज ए पे भी टकरा सकता है और फेज बी पे भी टकरा सकता है। तो हमने क्या करना है, हमने प्रेशर निकालना है, और प्रेशर के लिए हमें फोर्स चाहिए, फोर्स के लिए हमें चेंज इन मोमेंटम चाहिए। तो मोमेंटम कैसे, चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालना है, मतलब स्ट्राइक करने से पहले कितना था, स्ट्राइक करने के बाद कितना था, उसका चेंज निकालना है। तो ये आपका इधर स्ट्राइक किया, ठीक है, तो उस स्ट्राइक करने से पहले मोमेंटम कितना था, m इंटू वी एक्स, क्योंकि वी एक्स वेलोसिटी से मूव कर रहा था, मास उसका कितना है, m है। दोबारा में कितना हुआ, माइनस ऑफ एम वी एक्स। क्यों हमने वेलोसिटी सेम ली, क्योंकि हमने जो केटीजी पढ़ा है उसमें यही देखा था कि जो भी आपकी कोलिजन्स होती हैं वो कैसी होती है, इलास्टिक होती है। दैट मीन्स कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होता। तो जितनी स्पीड से वो पहले टकराया था उतनी ही स्पीड से वापस गया है, डायरेक्शन चेंज हो गई तो माइनस ऑफ एम वी एक्स आ गया। तो वो चीज हमने निकाल ली। उसके बाद हमने क्या किया, चेंज इन मोमेंटम निकाल लिया, वो आ गया हमारे पास 2mvx ड्यू टू कंपोनेंट vx की बात हो रही है। फिर हमने कहा जो दो टक्कर हो रही है, मतलब फेज ए पे एक बार ही टकराया, उसके बाद फिर से वापस गया और दोबारा टकराने के लिए आया, तो उसने 2l डिस्टेंस कवर की। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मॉलिक्यूल बिटवीन टू कोलिजन्स कितनी हो गई, 2l हो गई। अभी हमने क्या करना है, टाइम कितना लिया, टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो डिस्टेंस है 2l और वेलोसिटी कितने से आ रहा था, vx से। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, चेंज चाहिए, चेंज निकाल लेते हैं। नाउ चेंज इन, दूसरा कलर लेते हैं। नाउ change in momentum, अभी हम सिर्फ मोमेंटम निकाल रहे थे, मोमेंटम पर यूनिट टाइम ड्यू टू कंपोनेंट vx, ड्यू टू कंपोनेंट vx। ठीक है, उसकी वजह से कितना हो जाएगा, देखो dp/dt होगा ना, या डेल्टा p/Δt लिख लो, डेल्टा p/Δt कितना हो गया, px है, ये x की वजह से है ना, यूनिट टाइम ड्यू टू कंपोनेंट vx की वजह से कितना dp आया था आपका, 2mvx अपॉन में 2l अपॉन में vx, 2mvx अपॉन में 2l अपॉन में vx था ना, 2l अपॉन में vx। ठीक है, 2l अपॉन में vx, सही है, 2 से 2 कैंसिल कर दिया, क्या बचा, m vx स्क्वायर अपॉन में l। ये आ गया आपके पास डेल्टा px अपॉन में
डेल्टा टी, इसको कर दिया स्क्वायर, ठीक है, ओके। ये आया x की वजह से, ठीक है। अभी हमने क्या करना है, ये देखो, ये x की वजह से फेज a पे आया है, ऐसे ही ये फेज b पे भी मोमेंटम में चेंज देखेंगे। जैसे हमने क्या किया था इसमें कि a पे टकराने से पहले मोमेंटम कितना था, बाद में कितना आया, उनका चेंज निकाला। सिमिलरली आप b पे देखोगे कि b पे टकराने से पहले कितना था, बाद में कितना है, उसका चेंज आएगा। तो b की वजह से कितना होगा, देखो Vx, यहाँ पे लिख लो ऑन फेज ए, फेज ए, ठीक है। हम ये ए फेज की बात कर रहे थे, अभी बी की बात करते हैं। नाउ चेंज इन मोमेंटम, नाउ चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, अभी कंपोनेंट वही है, ड्यू टू कंपोनेंट Vx, ड्यू टू कंपोनेंट Vx, बट अब कहाँ पे है, ऑन फेस B, ऑन फेस B कितना हो जाएगा, dp बाई dt, यही होगा, सेम यही होगा, क्योंकि Vx स्पीड से ही जा रहा था, mvx स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा, L हो जाएगा। तो टोटल चेंज कितना हो जाएगा, टोटल चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, मोमेंटम पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, वही ड्यू टू कंपोनेंट Vx, सॉरी, ड्यू टू कंपोनेंट Vx ऑन बोथ फेज A एंड B, बोथ फेज A एंड B, इसकी वजह से कितना आ जाएगा, जो आपका ये आया है, जो आपका ये आया है, उन्हीं का क्या हो जाएगा, आपका सम हो जाएगा। तो डेल्टा P बाई डेल्टा T x की वजह से ही है। अभी ये कितना हो जाएगा, mvx स्क्वायर, मतलब चलो लिख लेते हैं, mvx स्क्वायर बाई L, ये आया था a की वजह से, और प्लस mvx स्क्वायर बाई L ये आया था b की वजह से। तो ये कितना हो गया, इक्वल्स टू 2mvx स्क्वायर डिवाइड बाई L। इतनी चीज क्लियर है, सही है, ओके। आगे बढ़ते हैं। अब हमने अभी तक हमने क्या किया, सिर्फ x कंपोनेंट की वजह से दोनों फेस पे निकाला है। सिमिलरली vy और vz की भी वजह से आएगा, ठीक है। तो सिमिलरली चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, ड्यू टू कंपोनेंट Vx की वजह से हो गया, ड्यू टू कंपोनेंट Vy एंड Vz, कितना होगा, एक तो हो जाएगा, जो जहां पे आप x लिख रहे थे वहां पे y कर दोगे, 2mvy स्क्वायर अपॉन में L, एंड ये था y की वजह से, एंड 2mvz स्क्वायर अपॉन में L, ये हो गया z की वजह से, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम ड्यू टू कंपोनेंट Vy एंड Vz कितना हो जाएगा, 2mvy स्क्वायर L और Vz स्क्वायर L। तो उस एक मॉलिक्यूल का जो आपने कंसीडर किया है, इन तीनों डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, इन सबका सम हो जाएगा। तो आप उसे कैसे लिखोगे, टोटल चेंज इन
momentum due to one molecule at all 6 phases. ठीक है, टोटल चेंज इन मोमेंटम ड्यू टू वन मॉलिक्यूल एट ऑल 6 फेजेस, मतलब जैसे आपने एक मॉलिक्यूल को ए और बी पे टक्कर करवाई थी, ऐसे ही जो आपके बाकी के मॉलिक्यूल्स होंगे, टोटल 6 फेजेस है ना, मतलब वाई में भी 2 फेज आएंगे और जेड में भी 2 फेज आएंगे, तो उन पे भी कोलिजन होगा, तो उनकी वजह से टोटल चेंज कितना आ जाएगा, इक्वल्स टू 2m v(x)² अपॉन में l प्लस 2m v(y)² अपॉन में l प्लस 2m v(z)² अपॉन में l। ये क्या चल रहा था आपके पास, डेल्टा p बाई डेल्टा t। ये उस एक मॉलिक्यूल का vx vy vz सारे कंपोनेंट के साथ है इतना। अभी आपने क्या किया, इसमें जो कॉमन मिल रहा है वो बाहर निकाल लिया, 2m अपॉन में l ब्रैकेट vx² प्लस vy² प्लस vz²। ठीक है, और आपने इक्वेशन 1 जो बनाई थी जरा देखना, उसमें आपने यही चीज को v² लिखा था, vx² vy² vz² को v1², मतलब वेलोसिटी ऑफ वन मॉलिक्यूल जो आपने कंसीडर किया है वो, तो ये कितना हो गया, v1² हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास 2m v1² अपॉन में l। ये चीज क्या है आपके पास, डेल्टा p बाई डेल्टा t। ठीक है, इसको आपने इक्वेशन 2 ले लो और यहाँ पे ब्रैकेट लिख दो, फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन 1 से क्या आपने लिखा है, v1² इक्वल्स टू vx² प्लस vy² प्लस vz²। ठीक है, इतनी चीज इसे ही कर लिया ब्रैकेट में। ओके, यहां तक का हो गया। यहां तक हमने क्या देख लिया, एक मॉलिक्यूल की वजह से जो भी डेल्टा p बाई डेल्टा टी आया था, मतलब एक मॉलिक्यूल की वजह से चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम हो गया। ऐसे ही आप n मॉलिक्यूल्स के लिए निकाल लोगे। ठीक है, नाउ चेंज इन मोमेंटम ड्यू टू मोमेंटम पर यूनिट टाइम ड्यू टू n मॉलिक्यूल्स कितना हो जाएगा, n मॉलिक्यूल्स की वजह से कितना हो जाएगा, डेल्टा p बाई डेल्टा t इक्वल्स टू, जो आपका आया था ये एक मॉलिक्यूल के लिए था, ये किसके लिए था, फॉर वन मॉलिक्यूल के लिए था। देखो, ड्यू टू वन मॉलिक्यूल की वजह से था 2m v1²। जब n के लिए करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2m n v1²। अपॉन में क्या है, 2m n v1² अपॉन में l। ठीक है, ओके, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने थे आपके पास, n, तो आपने उन सब n मॉलिक्यूल्स की वजह से ये निकाल लिया, डेल्टा p बाई डेल्टा t इतना आ गया। और ये किसके लिए है, एक मॉलिक्यूल के लिए था। ठीक है, आपने n मॉलिक्यूल के लिए निकाल लिया। अब ये आपने स्पीड कंसीडर की थी, v1 स्पीड कंसीडर की थी, और n मॉलिक्यूल्स के पास डिफरेंट स्पीड्स है, v2 v3 v4 डिफरेंट स्पीड से मूव कर रहे हैं ना, वो n मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपके डिफरेंट स्पीड से मूव कर रहे हैं। तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, टोटल, इसको कलर चेंज कर लेते हैं, टोटल चेंज इन, यही हमें निकालना है हर बार में, टोटल चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम
मोमेंटम पर यूनिट टाइम ड्यू टू n components, due to n components having speeds, ठीक है ना, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, जो n मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके डिफरेंट स्पीड से मूव कर रहे हैं. ड्यू टू n components having speeds v2, v3, v4 ऐसे डॉट 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 etc. तो क्या आ जाएगा उसकी वजह से, डेल्टा पी टोटल अपॉन में डेल्टा टी इक्वल्स टू, ये आपका आया था 2mn v1 अपॉन में कितना था l. ऐसे ही आ जाएगा आपका v2 के लिए 2mn v2 अपॉन में l प्लस v3 स्पीड के लिए 2mn v3 डिवाइड बाई l प्लस ऐसे ही डॉट 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 n के लिए कितना हो जाएगा 2mn vn² डिवाइड बाई l. सही है. अभी आपने जो कॉमन लेना है वो निकाल लो बाहर. 2mn डिवाइड बाई l, अंदर क्या रह गया v1² प्लस v2² प्लस v3² प्लस ऐसे ही डॉट 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 प्लस vn². ठीक है. और इस पूरे को आप क्या बोलते हो, VRMS. 2mn अपॉन में l, ये आपके पास क्या हो गई VRMS का स्क्वायर. ये आपके पास क्या था, डेल्टा पी टोटल डिवाइड बाई डेल्टा टी. ठीक है. इसको कर लिया ब्रैकेट में बंद और इसको यहाँ पे बोल दिया कि ये चीज है क्या, वेयर VRMS² इक्वल्स टू क्या है, नहीं इक्वल्स टू अंडर रूट v1² प्लस v2² प्लस डॉट 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 vn². ठीक है. ये पूरी जो आपकी v1 v2 v3 v4 ऐसे vn तक का स्क्वायर आएगा, इसे आप क्या बोलोगे, रूट मीन स्क्वायर. ठीक है. ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी हो गई. अब हमने क्या निकाल लिया, टोटल n मॉलिक्यूल्स की वजह से जो भी चेंज इन मोमेंटम आया था पर यूनिट टाइम वो निकाल लिया. अब हम क्या जानते हैं, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, अरे according to Newton's second law क्या कहता है, जो आपका डेल्टा पी बाई टी होता है वही क्या होता है, फोर्स होता है. ठीक है. मतलब चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम जो होता है वो फोर्स होता है, ये हमें सेकेंड लॉ बोलता है. ठीक है. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब फोर्स कितना आ गया हमारे पास, जो आपने पी टोटल अपॉन में टी निकाला है, दैट इज ये 2mn VRMS अपॉन में l. 2mn VRMS² अपॉन में l, ये हमारे पास फोर्स आ गया. और एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, एरिया ऑफ क्यूब इक्वल्स टू कितना होता है, 6 इंटू लेंथ का स्क्वायर. और लेंथ आपने कितनी कंसीडर की थी, l कंसीडर की थी, दैट इज 6l². ठीक है. ये हो गया आपके पास एरिया हो गया. अब क्या है, प्रेशर निकाल लेंगे. नाउ प्रेशर exerted by gas on the walls of container, कितना हो जाएगा, P को क्या लिखते हो आप, फोर्स पर यूनिट एरिया, वो कितना हो जाएगा, P इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया. और फोर्स क्या है,
फोर्स क्या है 2mn_VRMS², 2mn_VRMS² अपॉन में कितना है L इंटू एरिया कितना है 6L², 1/6L²। ठीक है, तो ये क्या बन गया, यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट P इक्वल्स टू क्या आ गया अपने पास 2mn_VRMS² अपॉन में कितना बचा 6L³ ना, 6L³, 6L³, ये कैंसिल हो गए, कितना रह गया 3 बचा। ये है mn_VRMS² अपॉन में 3L³ और इसको आप क्या लिखते हो V लिखते हो, mn_VRMS² अपॉन में 3 इंटू वॉल्यूम। तो V आप इधर भेजोगे, PV इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास 1/3 mn_VRMS का स्क्वायर। यही आपकी इक्वेशन बन गई। कौन सी इक्वेशन है ये, इसे ही बोलते हैं गिवन इक्वेशन इज कॉल्ड एज kinetic gas equation, called as kinetic gas equation। ठीक है, ये प्रूफ हो गया। PV इक्वल्स टू 1/3 mn_VRMS²। ये VRMS क्या है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो हम एक बार ही स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग से हमने किया क्या क्या है। तो आज की क्लास में हमने सिर्फ डेरिवेशन ही किया है, काफ़ी लंबा डेरिवेशन था। हाँ, डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक गैस इक्वेशन का। तो अगर आपको इतना एक फेज के लिए हमने इतना बड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता कि अगर हम n मॉलिक्यूल से एक साथ कंसीडर करते, तो हमने वो ना करके किसी एक मॉलिक्यूल को ले लिया, ठीक है, और उस एक मॉलिक्यूल की डायरेक्शन भी फिक्स कर दी कि वो सिर्फ x डायरेक्शन में, शुरू में x डायरेक्शन में मूव कर रहा है। फिर हमने उसे y और z में भी लेकर के देख लिया। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या किया कि कोई जैसे हमारे पास एक वेसल है, एक बीकर है, उसमें हमने कोई गैस फिल कर दी। ठीक है, उस गैस के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं और वो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो उसकी वॉल्स पे क्या कर रहे हैं, प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, वो n मॉलिक्यूल ना कंसीडर करके एक मॉलिक्यूल कंसीडर किया और उसको हमने फिक्स कर दिया कि वो x डायरेक्शन में शुरुआत में मोशन दिखा रहा है। ठीक है, तो उसके बाद हमने क्या किया, उन्हीं का चेंज इन मोमेंटम लिया कि एक फेज पे टकराने से पहले कितना था, उसके बाद कितना था। तो दोनों Vx हमने सेम रखी, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था KTG में कि जो भी हमारे पास नेट लॉस ऑफ एनर्जी होता है वो क्या रहता है, जीरो रहता है। मतलब कोई भी लॉस नहीं होता एनर्जी में, जितनी स्पीड से टकराया है उसी से वापस आ रहा होगा। तो डायरेक्शन चेंज हुई, इस वजह से -Vx लगा दिया। तो चेंज इन मोमेंटम निकाल लिया एक मॉलिक्यूल के लिए, ऐसे ही n मॉलिक्यूल्स के लिए निकाल लिया। ठीक है, और हमने जो मॉलिक्यूल कंसीडर किया था उसकी स्पीड को हम v1 लेकर के चल रहे थे। ऐसे ही हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट स्पीड से मूव कर रहे हैं। तो अगर v1 वाले को ले लिया, ऐसे v2 v3 vn के लिए कंसीडर कर लिया। तो उन सबको लेते हुए जब गए, यहाँ से देख लो, जब हमने v2 v3 को भी कंसीडर किया था, शायद से ये है, नहीं नेक्स्ट है, हाँ, यहाँ पे हमने क्या किया था, टोटल चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम ड्यू टू n कंपोनेंट्स हैविंग स्पीड्स। वो जो n कंपोनेंट है जिनकी स्पीड्स v2 v3 ऐसे vn तक की है, उनके लिए क्या हो जाएगा, इन सबका सम हो जाएगा। तो डेल्टा टोटल चेंज इन द मोमेंटम पर यूनिट टाइम आ गया n मॉलिक्यूल्स की वजह से, जिनमें हमने सारी स्पीड्स को कंसीडर कर लिया है। उसके बाद हमने क्या किया, यही जो dp/dt है वो हो गया फोर्स। ठीक है, फोर्स आ गया, एरिया हमें पता है उस क्यूब का क्या होगा, 6 इंटू लेंथ स्क्वायर यानी 6L²। तो F/A हमारे पास क्या बन गया, प्रेशर बन गया, P इज इक्वल टू F/A बन गया। तो इसे सॉल्व कर लिया और फाइनल हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, दैट इज PV इक्वल टू 1/3 mn_VRMS², जहाँ पे m क्या है, मास ऑफ एवरी मॉलिक्यूल, सिंगल वन मॉलिक्यूल, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल है m, n क्या है आपके पास, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और VRMS क्या है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ठीक है, तो यही आपकी इक्वेशन को क्या बोलते हैं, काइनेटिक गैस इक्वेशन। आई होप ये डेरिवेशन आपको समझ में आया होगा, एक बार खुद से करके देखेंगे, आ जाएगा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही करते हैं।
नेक्स्ट में हम एक नया टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।